और भी सही से दो। नेता आएंगे, दलाल आएंगे, टोपी वाले आएंगे, दाढ़ी वाले आएंगे, अपना बनाएगा, कौम के हमदर्द बनाएगा, ये कहेगा वो कहेगा। हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। 1,000 करोड़ की बात कर रहे हैं वो। जी सही है, ये वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ दिया। देखिए दर्शकों को पूरा मैं मामला बताऊं, ये जो हुमायूं कबीर है, ऐसे तो ये पश्चिम बंगाल में एक टुटपुजिया नेता है, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान टेंशन बढ़ाने के लिए, जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। और पिछले साल 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद की शहादत की मतलब एनिवर्सरी थी, तो 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने बंगाल में जो मुर्शिदाबाद शहर है, मुर्शिदाबाद शहर में कहा कि मैं दूसरी बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा, और उसकी बिल्कुल बुनियाद रखी गई, उसकी नींव रखी गई और उसमें काफ़ी लोग शरीक हुए। वो मुर्शिदाबाद में वो निकला है, बाबरी मस्जिद बना के आएगा मांगने, हम बाबरी मस्जिद बना दिए। वाह हरे राजनीति का अड्डा, वो मस्जिद नहीं राजनीति का अड्डा है। और अभी एक दो रोज़ पहले एक स्टिंग ऑपरेशन मतलब छिप के किया गया ऑपरेशन मतलब वायरल हुआ है, जिसमें हुमायूं कबीर का से ऐसा लग रहा है उसकी बातचीत से कि उसे बीजेपी ने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं तृणमूल कांग्रेस को डैमेज करने के लिए। तो ये तो बहुत गंभीर बात है और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी संज्ञान मिले। और इसका एक नतीजा ये हुआ कि जो ओवैसी हैं, जिनकी पार्टी है AIMIM, उनकी हुमायूं कबीर के साथ जो उन्होंने गठबंधन जो किया था, अलायंस किया था, वो अलायंस उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन ये बात बहुत गंभीर है और भारतीय राजनीति में किस तरह से ब्लैक मनी की एंट्री हो गई है। 1,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है, और हुमायूं कबीर जैसे टुटपुजिया आदमी के लिए। सोशल मीडिया पे यह भी खबर चल रही है कि हुमायूं कबीर की जो वीडियो है वो AI जनरेटेड है। देखिए अब AI तो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आजकल की दुनिया में कुछ भी हो तो कह दीजिए कि AI जनरेटेड है। तो ठीक है, आम आदमी जो है वो नहीं पकड़ सकता है कि AI जनरेटेड है या असली है, लेकिन लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में तो 1 मिनट में पता चल जाएगा कि AI जनरेटेड है या नहीं है। और यदि ओवैसी ने तोड़ा है गठबंधन, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस बात का पक्का विश्वास होगा कि ये असली वीडियो है, ये AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया वीडियो। हम लोग भी देखे हैं, वो वीडियो AI नहीं है। वही मैंने कहा ना, ऐसे आजकल AI से इतने अच्छे-अच्छे वीडियो बन जाते हैं कि कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि किसी लेबोरेटरी में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 1 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन-सा वीडियो AI का है और कौन-सा वीडियो जेनुइन है। तो यदि ओवैसी ने तोड़ा है गठबंधन, तो उनको भी अपने सूत्रों से पता चला होगा कि नहीं, वीडियो मतलब असली है। और ऐसे भी तो देश का भी माहौल चल रहा है, उसमें इसी बात की संभावना ज़्यादा है कि असली वीडियो होगा, ना कि ये AI वीडियो होगा। हुमायूं कबीर और ओवैसी बंगाल में इलेक्शन लड़ने गए, सच में कुछ सीट लाना है या ममता बनर्जी का नुकसान करने गए, बीजेपी का फायदा? देखिए ओवैसी पर तो शुरू से इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और वो अपने उम्मीदवार को खड़े करते हैं तो वो सेकुलर वोटों को बांटने के लिए खड़े करते हैं, जिससे सेकुलर वोट, एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव हो जाए। ये इल्ज़ाम तो पुराना लगा है, क्योंकि दर्शकों को मालूम होगा ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, ये मतलब पुराने हैदराबाद की पार्टी थी, है ना। इनके जो पिता थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, और ये जो ओल्ड हैदराबाद है, चार मीनार और आसपास के इलाका, उसकी ये पार्टी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने इसको मतलब एक, आप कह सकते हैं, अखिल भारतीय स्वरूप देने की कोशिश की है। अब बिहार में भी उनके 4-5 विधायक हैं, और पतंग छाप पर जगह जगह वो अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। महाराष्ट्र में भी खड़े कर देते हैं, इसमें भी खड़े कर देते हैं। तो ये आरोप तब तो उन पर लगता रहा है कि वो इस तरह से बीजेपी की मदद करते हैं। अब ये बात तो वैसे ही जानते हैं कि इसमें हकीकत क्या है, लेकिन कायदे से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कायदे से उनको यदि गठबंधन करना भी था तो ममता बनर्जी के साथ करना चाहिए था। कुछ सीटें ममता बनर्जी को से लेनी चाहिए थी उनको, भले ही मुस्लिम वाली सीटें ही हों, और इस तरह बीजेपी को उनको रोकना चाहिए था बंगाल में। जी, स्कूल का बच्चा भी समझेगा कि यदि ओवैसी उम्मीदवार खड़े करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक, जो ममता बनर्जी का वोट बैंक माना जाता है, वो उसी में नस्यंदमारी करेंगे। ओवैसी, कोई भाजपाई तो ओवैसी को वोट देने जा नहीं रहा है, तो भाजपा का नुकसान कैसे होगा। तो ये बात तो ओवैसी को समझना चाहिए। और बार बार ओवैसी पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, और इसमें कई बार लगता है कि कुछ सच्चाई भी है जिस तरह से वो काम करते हैं। करोड़ रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं है। और आप गरीबों के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे, और एक टुटपुजिया आदमी को आप सिर्फ इसलिए 1,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट काट ले और तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करा दे, और मतलब बंगाल में हिंदू मुसलमान का टेंशन पैदा कर दे। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन सीबीआई जांच भी क्या होगी, सीबीआई तो कुछ पिछड़े का तोता है। सीबीआई तो खुद मतलब
इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करता है कि जांच अगर हो भी जाती है तो उसमें लीपापोती ही होगी और तो कुछ होगा नहीं। देखिए देश में लोकतंत्र पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जिस तरह से बीजेपी सभी संस्थानों को बर्बाद करती जा रही है, जिस तरह चुनाव आयोग जो है, अब बताइए अभी मैं इलेक्शन कमीशन का ट्वीट देख रहा था, वो सीधे-सीधे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। बताइए इलेक्शन कमीशन को ऐसे करना चाहिए क्या? वो एक तटस्थ संस्था है, आपकी ज़िम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है। आप एक पार्टी पर कैसे हमलावर हो सकते हैं? ये तो अब सोशल मीडिया पर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि चुनावी गठबंधन है भाजपा और चुनाव आयोग का। तो ये तो ज्ञानेश कुमार ने बहुत ही गलत काम किया है। कल इसी बात पर ज्ञानेश कुमार की एक ऑब्जर्वर से बाताबाती भी हुई। अनुराग यादव नाम के एक आईएएस अफसर ने उनको डांटा भी है और फिर अनुराग यादव को कूच बिहार के ऑब्जर्वर पद से हटाया भी गया है। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहुत तेज़ी के साथ खत्म होती जा रही है। जी, अभी हाल ही जो बिहार में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, और बंगाल में नहीं होने देंगे। हम लोग उम्मीद करें कि ऐसा नहीं होने देंगे। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में मतदान है, 4 मई को गिनती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो तो ही करो हमला आबार जीते बांग्ला, मतलब कितना भी हमला करो बंगाल ही जीतेगा इस बार। तो देखिए ममता बनर्जी तो हैं, फाइटर हैं। जी। देश में अभी जितना इलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बंगाल का इलेक्शन हो रहा है। क्यों? खैर अपनी अपनी कंट्रोवर्सी होती है। देखिए बंगाल में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसको मूंछ की लड़ाई बना लिया है ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और इसलिए बंगाल में इन्होंने मतलब कहते हैं ना सारी ताकतें झोंक दी हैं, साम दाम दंड भेद, पूरी चाणक्य नीति का इस्तेमाल हो रहा है। अब बंगाल में पहली बात तो इन्होंने एसआईआर करवाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें कहा जाता है कि 90 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम काट दिए गए बांग्लादेशी घुसपैठी कह के। वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बंगाल में तो कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, ऐसी हालत हो गई जो और किसी राज्य में नहीं हुई थी। फिर बंगाल में देखिए ये अभी हमने जो बात कर रहे थे हुमायूं कबीर वाली बात, हुमायूं कबीर का शगुफा छोड़ा गया कि बाबरी मस्जिद हम फिर से बनाएंगे। अब एक उसमें 1000 करोड़ की बात आ रही है। फिर बंगाल में देखिए क्या हुआ कि इन्होंने जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए थे उसको मुद्दा बनाया गया, जिससे कि बांग्लादेश जिससे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को भड़काया जा सके कि हिंदू खतरे में है वगैरह वगैरह। उसके बाद देखिए ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है प्रवर्तन निदेशालय, उसका दुरुपयोग किया गया। अब ईडी ने जाके रेड कर दिया आईपैक के ऑफिस पर और ममता बनर्जी ने इतना कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह को कोयला घोटाला के पैसे पहुंचाता है। और यहाँ तक ममता बनर्जी ने कह दिया कि मेरे पास पेन ड्राइव है और मैं पेन ड्राइव को जिस दिन सार्वजनिक कर दूंगी उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बंगाल का चुनाव आप देखिए तो एकदम मतलब हो गया है मार धाड़ और एक्शन से भरपूर। और वहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स भी भेजा गया है, एकदम लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन उसको जो टाइमिंग है वो जानबूझ के इस समय उसको मतलब सार्वजनिक किया गया। तो ठीक है, बीजेपी का भी बेनकाब होना ज़रूरी है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु बना देंगे और 1000 करोड़ रुपया देते हैं एक टुटपुजिया नेता को। इसका मतलब है कि पार्टी के पास कितना ज़्यादा काला धन है। तो ये सब बातें तो लोगों को समझनी चाहिए। जी। हुमायूं कबीर का अब सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है। বিভিন্ন জায়গাটা হলো বিজেপির দালাল ওই তো বলবে ওটা यदि आप काम की जगह चोरी और दलाली का तो लोग क्यों नहीं कहेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है देश में। चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? है ना? भारतीयों क्या पूरी दुनिया भर के लोगों की मूर्खता पर मुझे कोई संदेह नहीं रहा। अमेरिका के लोग ट्रंप जैसे गुंडा मवाली को व्हाइट हाउस में पहुंचा देते हैं, दोबारा पहुंचा देते हैं। और हिंदुस्तानी लोग तो मुझे लगता है पैदाइशी मूर्ख और जाहिल होते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देते हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जी। क्या इस बार बंगाल के चुनाव में अब तक जितना हुआ है इससे ज्यादा और फाइट देखने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है। हो सकता है चुनाव के दिन भी हिंसा हो। जितना तनाव है, जितना तनाव दिख रहा है वहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जितना मतलब टेंशन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है पोलिंग के दिन 23 और 29 2 दिन जो पोलिंग है, हो सकता है उस दिन चुनावी हिंसा देखने को मिले, या चुनाव के बाद जिसको पोस्ट पोल वायलेंस कहते हैं, चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिले, या वोट की गिनती के दिन हिंसा देखने को मिले 4 मई को। मान लीजिए 4 मई को वोट चोरी से बीजेपी जीत जाती है और बहुत अनएक्सपेक्टेड नतीजे आ जाते हैं, अप्रत्याशित परिणाम आ जाते हैं, तो हो सकता है उस दिन कुछ हो जाए। तो इसलिए ये तो बहुत मतलब सेंसिटिव तो चुनाव है ही बंगाल के। जी। आपको क्या लगता है सर, बंगाल का चुनाव बीजेपी जबरदस्ती क्यों जीतना चाहती है? अब देखिए ये जो दो गुजराती बंधु है ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह, ये दोनों माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, है ना। ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हर जगह ये लोग मतलब जिसको कहते हैं ना रंगदारी से ये करना चाहते हैं।
कहीं देखिए दूसरे पार्टी की सरकार भी बन जाएगी तो ये लोग पार्टी में तोड़ फोड़ मचा देंगे, है ना, पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी सरकार गिरा देंगे, ऑपरेशन लोटस कर देंगे, बैकडोर से अपनी सरकार बना लेंगे। कभी ईडी का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देते हैं। पिछले साल ही देखिए 2-2 मुख्यमंत्रियों को ईडी ने जेल भेजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, आपको झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को। तो इन लोग का जो पूरा तरीका है काम करने का ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, वो तरीका ही माफिया वाला तरीका है। ये लोग मतलब डेमोक्रेसी में कहने के लिए काम करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन इनका काम करने का जो अंदाज़ है ना, वो पूरा माफिया वाला है। अभी देखिए सोनम वांगचुक ने आवाज़ उठाई लद्दाख के हकों के लिए, तो सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया गया।